हेलो एंड वेलकम टू कैम्फी। आज हम स्टार्ट करने वाले मोल कॉन्सेप्ट का या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2। आई होप कि आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा। इस चैप्टर को हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या जिसे कॉमनली मोल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है या मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, हमने पहले पार्ट में, ये पार्ट 2 है, हमने पहले पार्ट में जो है पूरी थियोरी पढ़ ली थी। पूरी थियोरी इन द सेंस जो कि थ्योरेटिकल पार्ट था स्टार्टिंग का, कि एटम क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है, मैटर क्या होता है, और केमिकल लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन हमने देखा। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तक हमने बात कर ली थी। आज हमारा एक्चुअल मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है, जहाँ हम देखेंगे मोल क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, एटॉमिक मास क्या होता है, इन सब के बारे में जो है, मोलर मास क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। मोल क्या होता है, एक्चुअल मोल कॉन्सेप्ट आज से स्टार्ट हो रहा है। ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2 है। ये जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसको हमें लगभग 4 पार्ट में कंप्लीट करना पड़ेगा। ये दूसरा पार्ट है, 2 पार्ट और आएंगे। ठीक है, मेरा नाम है आफ्ताब पाशा खान और मैं आपको पढ़ाऊँगा कैम्फी पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसकी लिंक जो है कमेंट सेक्शन में है। कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक है, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको जो है मेरे वीडियोस को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और तो और कमेंट भी करना है। ठीक है, कमेंट भी करना है। स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले हम देखते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। हमारा 1.7 है। एटॉमिक मास क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास? एटॉमिक मास का मतलब ये होता है मास ऑफ वन एटम। एक एटम का मास वो होता है एटॉमिक मास। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास? एटॉमिक मास इज मास ऑफ एन एटम, एटम का मास। ठीक है, वन एटॉमिक मास यूनिट। देखो, जब भी हम एटम का मास, एटॉमिक मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन इट एज वन एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को जो है हम AMU कहते हैं। क्या कहते हैं हम? शॉर्ट में AMU। सो व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास? एटॉमिक मास, वन एटॉमिक मास इज वन एटॉमिक मास यूनिट इज AMU। ठीक है, अब ये वन AMU आप कैसे डिफाइन करते हो? हम सुनते हैं ना कि कार्बन का एटॉमिक मास बताओ, 12 AMU, ऑक्सीजन का 16 AMU, है कि नहीं, नाइट्रोजन का 14 AMU। एटॉमिक मास ऐसे डिफाइन करते हैं। तो ये AMU कहाँ से आया? ये AMU आया कहाँ से? तो उससे पहले मुझे आपको स्लाइड में समझाना पड़ेगा कि मोल क्या होता है। सबसे पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि मोल क्या होता है, तभी आपको समझेगा कि एटॉमिक मास यूनिट आई कहाँ से। पहली बात समझे आप, एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास बोले तो मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम को आप कैसे डिफाइन करते हो? AMU के टर्म्स में डिफाइन करते हो। ठीक है, अब आपको आपने AMU यूनिट आई कहाँ से, वन एटॉमिक मास आप कैसे डिफाइन करते हो? तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मोल। तो मैं आपको समझा देता हूँ मोल क्या होता है। व्हाट इज मोल? मोल होता क्या है? देखो, सबसे पहली बात, आपने सुना है 1 दर्जन केला दो। आप जब बनाना लेने जाते हो, बनाना शॉप पे, फ्रूट शॉप पे, तो आप बोलते हो 1 दर्जन केला दो। 1 दर्जन मतलब 12 यूनिट्स ऑफ बनाना। 12 यूनिट्स ऑफ बनाना इज 1 डजन। 1 डजन को कहते हैं। हमने कहा है 1 डजन एप्पल दो, या 1 डजन कुछ भी दो, 1 दर्जन बुक्स दो, है कि नहीं? तो 1 दर्जन का मतलब होता है 12 यूनिट। व्हाट डू यू मीन बाय 1 दर्जन? 1 दर्जन इज 12 यूनिट, पता ही होगा।
उसी तरह अगर हमने कहा कि हमें 1 मोल बनाना चाहिए, 1 मोल ऑफ बनाना, सो 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स या एंटिटीज कह दो। तो 1 मोल बोले तो इतना, 1 मोल मतलब इतना, और इसी को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं? इस Na को एवोगैड्रोस नंबर। अब बार बार अब इतना बड़ा थोड़ी लिखूंगे, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट। इसको आप शॉर्ट में लिख देते हो Na, और Na क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर। व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल इज एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अच्छा 1 मोल समझ आ गया कि 1 मोल क्या? अगर मैंने कहा 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन मतलब 1 मोल कार्बन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। ठीक है। अगर मैंने कहा 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन। 1 मोल का मतलब समझ गया? ठीक है। अब हम समझते हैं कि मोलर मास क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मोलर मास? इसको रेड से हम, ये मोलर मास क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मोलर मास? मोलर मास का मतलब मास हो गया। मोलर बोले तो 1 मोल, 1 मोल का मास, 1 मोल का मास इज सिंपली मोलर मास। ठीक है। जब हम कहते हैं एक कार्बन एटम का मास, हमने कहा था ना कि AMU मतलब एक एटम का मास। जब हम कहते हैं कि कार्बन एटम का मास बताओ, तो हम क्या कहते हैं? एक कार्बन एटम का मास है 12 AMU। अच्छा, मोलर मास ऑफ कार्बन, मोलर मास ऑफ कार्बन, ये क्या होगा? मोलर मास क्या होगा? मोलर मास होगा 12 में, और इसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम में हम डिफाइन करते हैं, तो 12 ग्राम। सो मोलर मास बोले तो 1 मोल का मास। तो आपको 1 मोल का मतलब समझ आ गया, मोलर मास का मतलब समझ आ गया। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। हमने कहा कि AMU कहाँ से आया? AMU बोले तो एक एटम का मास। हमने कहा कि मोलर मास ऑफ दिस इज 12 ग्राम। मतलब क्या? कि 1 मोल कार्बन का मास इज इक्वल टू 12 ग्राम। 1 मोल कार्बन बोले तो 12 ग्राम। 1 मोल में कितने कार्बन होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23, इतने ही कार्बन होते हैं, इज इक्वल टू 12 ग्राम। अच्छा, अब देखो कि इतने कार्बन का जो वज़न है, जो मास है, जो वेट है, वो 12 ग्राम से 6.022 इंटू 10⁻23 का वज़न 12 ग्राम है। तो एक कार्बन एटम का वज़न कितना होगा? एक कार्बन एटम का वज़न कितना होगा? एक कार्बन एटम का वज़न कितना होगा? ये होगा 1 कार्बन एटम का वज़न होगा 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। बस एक कार्बन का वज़न होता है इतना, एक कार्बन एटम का वज़न होता है इतना। ठीक है, एक कार्बन एटम का वज़न होगा इतना। ओके, एक कार्बन एटम का वज़न इतना है। अब हमने कहा कि AMU क्या होता है भैया? कब से आप बोल रहे हो 1 AMU इज एक एटम का मास। एक एटम का मास इज 1 AMU। एक एटम का मास इज 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एक AMU बोले तो 1/12 पोर्शन ऑफ मास ऑफ 1 एटम कार्बन। 1 एटम कार्बन मतलब क्या? हमने कहा कि एक कार्बन एटम का मास कितना है? 12 डिवाइडेड बाय 6.022। ये देखो
12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 अभी निकाला एक कार्बन एटम का वजन इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, ये ग्राम है, ये क्या हो जाएगा, ये इन टर्म्स ऑफ ग्राम। तो मास ऑफ वन एटम इन टर्म्स ऑफ ग्राम जो है उसका हमने 1/12 पोर्शन लिया। एक एटम कार्बन का 1/12 पोर्शन इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। एक एटम ऑफ कार्बन का मास का 1/12 पोर्शन इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। समझ गया? ठीक है। उसकी वैल्यू होती है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 12 से 12 कैंसिल हो जाता है, तो बचता है 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसी चीज़ को हम 1 AMU कहते हैं। व्हाट इज़ 1 AMU? 1 डिवाइडेड बाय Na इज़ 1 AMU इक्वल टू 1 AMU। तो क्योंकि 12 से 12 कैंसिल, ये हो गया 1 AMU। 1 AMU हो गया ये 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्या है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज 1 AMU। तो 1 AMU की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ठीक है। केजी में लिखोगे तो क्या होगा? केजी में क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हो जाएगा। अगर आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। जब आप केजी में डिफाइन करोगे तो क्या हो जाएगा ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो 1 AMU क्या है? 1/12 पोर्शन ऑफ 1 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, है कि नहीं? 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज AMU ऑल्सो नोन एज यूनिफाइड मास। देखो, इसको हम AMU भी कहते हैं और U से भी, यूनिफाइड मास से भी डिनोट करते हैं, U से भी डिनोट करते हैं। U मतलब यूनिफाइड मास, ठीक है। U मतलब यूनिफाइड मास, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास, अब कुछ टर्म्स हम सीखेंगे। देखो, हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब सिंपली मास नंबर। जैसे अगर मैं कहूँ कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ 12। अच्छा, ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ 16। रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो यूनिट लेस होगा, यूनिट लेस, कोई यूनिट नहीं होगी, कोई ग्राम AMU ऐसा कुछ नहीं होगा, यूनिट लेस होगा। ठीक है, ये समझ गए? चलो, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम एटॉमिक मास? ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, एक सेकेंड ना, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है। मतलब क्या? ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है? जब भी ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऐसा दिया हो, इसका मतलब क्या है? मास ऑफ 1 मोल। सिंपली अगर हम कहें, इसका मतलब सिंपली अगर हम कहें मोलर मास ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम, एक एटम का मोलर मास इज ग्राम एटॉमिक मास। सो ग्राम एटॉमिक मास इज मोलर मास ऑफ एन एटम, या हम कह सकते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, जैसे अगर हमसे कहा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो वो हो जाएगा 12 ग्राम। और ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम इसकी यूनिट ग्राम होगी, जो हमने यहाँ लिखे नहीं थे क्या? मोलर मास ऑफ कार्बन, जो हमने लिखा था यहाँ, मोलर मास ऑफ कार्बन, ये 12 ग्राम था। तो ये क्या है? मोलर मास ऑफ कार्बन या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है? सिंपली मोलर मास। ठीक है,
ठीक है। सो ग्राम एटॉमिक मास मतलब एक मोल एटम का मोलर मास, एक मोल एटम का मास। अच्छा, ग्राम एटॉमिक मास इज सिंपली मोलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। देखो मैंने लिखा भी है यहाँ, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? देखो जूम करके बताता हूँ मैं, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? एक, अब मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है आपको समझता है? मॉलिक्यूल जैसे अगर हम कहें वाटर, वाटर इज अ मॉलिक्यूल। वाटर में एक से ज़्यादा एटम है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 8 AMU। कैसे? ये देखो, इसका कितना होता है? 16 AMU। इसका होता है 2 AMU। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 18 AMU। मॉलिक्यूलर मास का मतलब सम ऑफ एटॉमिक मास इन AMU इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को AMU में डिफाइन किया जाता है, ठीक है। देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास इज मास नंबर, ग्राम एटॉमिक मास इज मोलर मास, ठीक है। और एटॉमिक मास इज एक एटम का मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास समझ लिया, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो 3 एटॉमिक मास हमने पढ़े। कौन से? एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, देन ग्राम एटॉमिक मास। देखो मॉलिक्यूल में हमने पहला पढ़ा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को भी हम AMU में डिफाइन करते हैं, जैसे एटॉमिक मास को AMU, मॉलिक्यूलर मास को भी AMU, ठीक है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ओनली, ये भी यूनिटलेस है, यूनिटलेस। अगर हमें कहा गया कि बताओ वाटर का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, सॉरी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? वाटर का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज ओनली 18। अगर हमें कहा गया कि NaCl का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 58.5 ओनली। वो क्या हो जाएगा? 58.5 ओनली, ठीक है। ये समझ गया। अब हम आ जाते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखो ग्राम एटॉमिक मास समझे थे आप, उसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। मतलब क्या? ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज सिंपली 1 मोल का मास, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास, सिंपली मोलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, मोलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। समझ गए आप? चलो, सो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में डिफाइन करेंगे। जैसे अगर हमें कहा गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, सो वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? देखो हाइड्रोजन 2 है तो 2 ग्राम, इसका कितना होगा? 16 ग्राम। एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास इसका 2 ग्राम और इसका ये, और दोनों मिला के ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 18 ग्राम, ठीक है। ये समझ गए। अब फॉर्मूला मास क्या होता है भैया? फॉर्मूला मास इज सेम एज मॉलिक्यूलर मास बट यूज्ड ओनली फॉर आयोनिक कंपाउंड। देखो जब हम, देखो मॉलिक्यूलर मास ही है, फॉर्मूला मास को भी हम AMU में ही डिफाइन करेंगे, AMU में ही डिफाइन होगा। बट द थिंग इज कि फॉर्मूला मास मतलब चीज़ वही है, बस आयोनिक कंपाउंड के लिए उसका नाम बदल के फॉर्मूला मास रख दिया गया है। जैसे NaCl का फॉर्मूला मास बताओ, तो फॉर्मूला मास मतलब कि मॉलिक्यूलर मास का है। तो मॉलिक्यूलर मास कहाँ है मतलब क्या? ये हो जाएगा 58.5 ग्राम्स, नहीं AMU। फॉर्मूला मास AMU में होता है, ग्राम में नहीं, ठीक है। समझ गए? चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। जैसे मान लो मुझे कहा गया कि ऑक्सीजन का, ये एक ऑक्सीजन एटम है, इसका मुझे एटॉमिक मास बताओ। एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, तो ये कितना हो जाएगा? 16 AMU। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 16 AMU। अच्छा, O2 का बताओ। O2 क्या है हमारे पास? O2 हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो ये क्या है हमारे पास? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में था। अब O2 है तो O2 एक मॉलिक्यूल हो गया, तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास ऑफ
ऑक्सीजन। ठीक है, समझ गए आप। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओ पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 16। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 AMU, मॉलिक्यूलर मास को AMU में। अच्छा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव है तो यूनिटलेस, तो 18। अच्छा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमें पूछा गया है किसका, वाटर का, वाटर का। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। एक मोल का मास 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, समझ गए आप ये स्लाइड। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। मोल का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको समझा दिया, तो इसको रीड करेंगे सिंपली। मोल मतलब Na पार्टिकल। Na क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 कुछ भी यूनिट्स। ओके, द मास ऑफ 1 मोल इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास जब हम एक मोल को ग्राम में डिफाइन करते, दैट इज व्हाट इज मोलर मास। ओके, अच्छा, अगर हमें कहा गया मोलर मास ऑफ वाटर, तो ये हो गया 18 ग्राम। मोलर मास ऑफ NaCl 58.5 ग्राम। ठीक है, अच्छा, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल अगर हमने लिया, सो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल बोले तो 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल। अगर हमने 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल लिए है, इसका मतलब क्या है कि 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, अच्छा, अगर हमने कहा 1 मोल NaCl मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 NaCl। ओके, तो 1 मोल मतलब हमने समझ लिया, पहले ही समझ लिए, ये मैंने लिख के रखा था आपको, मैंने वाइट स्लाइड में पहले ही समझा दिया। चलो अब हम आ जाते हैं चार्ज के ऊपर। चार्ज के ऊपर बात करते हैं। रुको मैं इसका कलर ज़रा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका कलर मैं आपके लिए एक अच्छा सा सेलेक्ट कर देता हूँ, कौन सा सूट होगा। ठीक है, ये कलर ठीक है। ठीक है, चार्ज की बात करते हैं। चार्ज क्या होता है, हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो यहाँ लिखा है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इस इतना, सबको 10वीं तक पता है, सब 10वीं पढ़े हुए हैं, तो सबको पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है। किसी भी बॉडी पे चार्ज आता कैसे, हमें पता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो हम चार्जेस का ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, जैसे मान लो एक एंटिटीज़ के लिए बात करें, जैसे कार्बन। कार्बन पे क्या कुछ लिखा है -1 -2 +1 +2 ऐसा कुछ लिखा है, नहीं। इस पे 0 कूलम का चार्ज है, एक कार्बन एटम पे 0 कूलम का चार्ज है। अच्छा, उसी तरह हमारे पास ये एक नाइट्राइड आयन, क्या देके रखा है, एक नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन पे कितना चार्ज है, -3। देखो नाइट्राइड आयन में कितना चार्ज है, -3। ठीक है, तो ये -3 क्यों आया, 3 इलेक्ट्रॉन के एडिशन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन आए तो 3 नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो 3 की वजह से कितना होगा, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, समझ गए आप। तो ये हो गया नाइट्राइड आयन। तो नाइट्राइड आयन क्या होता है, n⁻⁻3, तो इट इज़ इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, नाइट्राइड आयन। जैसे मान लो सोडियम है, इस पर क्या चार्ज दिया है, +1। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, पॉजिटिव।
तो हमें पता है अल्कली मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ये ग्रुप 1 का है तो इस पर +1 आ गया, है कि नहीं। पीरियोडिक टेबल आप पढ़ोगे तब आपको समझेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अच्छा, क्या इस पे कोई चार्ज है नाइट्रोजन पे, नहीं, 0 चार्ज है, तो ये 0 कूलम चार्ज है इस पर, ठीक है। जैसे ये अमोनिया है, इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम अमोनिया कहते हैं, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम आयन। तो पॉजिटिव +1 है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो ये वन एंटिटी के लिए अगर हम बात करें, हमने एक एंटिटी के लिए बात की। अगर हम एक मोल के लिए बात करेंगे तो जैसे अगर मैं एक इंसान के लिए बात करूँ, मुझे एक इंसान के लिए टी शर्ट लेना है तो मैं कितने टी शर्ट लूँगा, एक टी शर्ट लूँगा, है कि नहीं, ये मैं एक टी शर्ट लूँगा। उसी प्रकार अगर मैं 5 इंसानों के लिए अगर मैं टी शर्ट लेने जाऊँ तो मैं कितने टी शर्ट लाऊँगा, 1 2 3 4 5 टी शर्ट। उसी तरह 6 लोगों के लिए 1 2 3 4 5 6 टी शर्ट। 100 लोगों के लिए 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 मल्टीप्लाई बाय। उसी तरह एक एंटिटी पे कितना चार्ज है, एक एंटिटी पे कितना चार्ज है, एक एंटिटी पे 0 कूलम चार्ज है, इतना चार्ज है, इतना चार्ज है, इतना चार्ज है। एक मोल के लिए डिफाइन करोगे तो आप क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 मोल, मल्टीप्लाई बाय 1 मोल, 1 मोल को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय Na, मल्टीप्लाई बाय Na, मल्टीप्लाई बाय Na, Na से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये जो हमने अगर हम बात करें, अगर हम एक मोल के लिए अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मोल के लिए बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मोल के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, एवोगैड्रोस नंबर से, एवोगैड्रोस नंबर से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा फॉर 1 मोल। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। अब हमने ये सब देख लिया, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ कि आपने ये स्लाइड से कितना सीखा, ठीक है, आपने इन स्लाइड से कितना सीखा, आइए देखते हैं। चलिए आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो है हमारा पहला क्वेश्चन इस क्लास का, दैट फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन 2 मोल नाइट्राइड आयन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाइट्राइड आयन क्या होता है। देखो नाइट्राइड आयन होता है n⁻⁻3 नाइट्राइड, नाइट्रोजन में -3 का चार्ज इस नाइट्राइड आयन, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कोई मुझे बताएगा, मैं ही बताता हूँ क्योंकि यहाँ ये रिकॉर्डेड सेशन है। सो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7। तो व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसमें 7 प्रोटॉन है, ठीक है। इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो अगर हम एक न्यूट्रल की बात करें तो जितने प्रोटॉन हो गए उतने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 प्रोटॉन तो 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो है ही, 7 इलेक्ट्रॉन तो है ही। बट इसमें क्या हुआ, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड हुए, -3 मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हुए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए नाइट्राइड आयन में, 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का नंबर भी कितना होगा, 7, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, डेट इज 14 इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास, ओके। तो हम कह सकते हैं कि एक एंटिटी ऑफ n- में 10 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, ठीक है, ठीक है। नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज कितना होगा, देखो नेट चार्ज तो ये -3 है, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हमें पूछा गया था फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन 2 मोल नाइट्राइड आयन। देखो हम एक एंटिटी की अगर हम बात करें, एक
नाइट्राइड आयन की, तो उस पर इतना चार्ज होगा, एक नाइट्राइड आयन पे इतना चार्ज होगा, एक नाइट्राइड आयन में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक नाइट्राइड आयन में 7 प्रोटॉन होंगे, एक नाइट्राइड आयन में 7 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, तो हमें कहा गया है मोल के लिए, तो मोल के लिए तो हम कितने से Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, Na से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मोल मिल जाएगा, 1 मोल 1 मोल 1 मोल, बट हमें कहा क्या गया है, हमें 2 मोल कहा गया है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो हम कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 मोल्स, तो 2 मोल से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 2 Na से मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा कि 2 मोल नाइट्राइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन और कितना नेट चार्ज है। तो इसमें सब में 2 मोल मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन एक एंटिटी में था तो 2 मोल में कितना होगा, 2 Na, 2 मोल 2 मोल 2 मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, और नेट चार्ज को भी हमने क्या करा, 2 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम नेट चार्ज की बात करें, देखो नेट चार्ज फॉर 2 मोल, तो 1 मोल के लिए वैल्यू कितनी आ गई, -4.8, इट इज इक्वल टू -4.8 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय 2 Na। आ गया आंसर नेट चार्ज का भी फॉर 2 मोल्स। इस तरह से आपको करना है। सिंपल मोल कॉन्सेप्ट इज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। बस ये छोटे क्लास में जो हम करते थे वही काम करना है। अब हम आ जाते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। देखो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन अगर हमें पूछा गया तो 12 ग्राम, एटॉमिक मास बोले तो मोलर मास ऑफ कार्बन एटम, तो ये कितना हो जाएगा 12। अच्छा, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, सिंपली एटॉमिक मास ही होता है। AMU में एब्सोल्यूट एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास 12 AMU। ठीक है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक्चुअल मास क्या होता है, एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ये होता है 12/Na। अभी हमने करा था, हमने क्या कहा था कि 6.022 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स का वेट कितना था, कार्बन एटम्स का वेट कितना था, 1 मोल कार्बन एटम का वेट कितना था, 12 ग्राम। ठीक है, तो एक एटम का वजन कितना होगा, 12 ग्राम डिवाइडेड बाय Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, बस यही कहा गया है 12/Na। अच्छा, 1 AMU क्या होता है, 1 AMU का मास हमने पढ़ा था, 1 AMU क्या था 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये कैसे आया था, 1 डिवाइडेड बाय Na करने से, तो 1 AMU को अगर हम जब ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय Na ग्राम, 1 डिवाइडेड बाय Na ग्राम। ठीक है, अब हमें पूछा गया है, द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 50 AMU हीलियम। कितने एटम्स प्रेजेंट है। देखो अगर हम हीलियम के एटॉमिक मास की बात करें, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम, तो वो होता है 4 AMU, है कि नहीं। तो 4 AMU में एक एटम होता है, एक एटम का मास 4 AMU है, तो हम कह सकते हैं एक एटम का मास 4 AMU है। तो 52 AMU में कितने एटम हो गए, x एटम हो गए। जैसे 4 AMU है, इसका मतलब क्या कि एक एटम है। ठीक है, 8 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जैसे 8 AMU में कितने हीलियम एटम हो गए, 2 हीलियम एटम। अच्छा, 12 AMU में कितने हीलियम एटम हो गए, 3 हीलियम एटम। ठीक है, तो 52 AMU में कितने हीलियम एटम हो गए, तो क्या कर देंगे आप, सिंपली यूनिटरी मेथड लगाओगे। 4 AMU एक एटम का वजन होता है, तो कितने एटम्स का वजन 52 AMU होगा, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे और इक्वलाइज कर दोगे। तो 52 मल्टीप्लाई बाय 1 x मल्टीप्लाई बाय 4, है कि नहीं। 52 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 4 AMU। तो x इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 4, देखो यही लिखा है हमने। तो कितने एटम्स हो गए, 13 एटम्स। सिंपल। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे।
कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम की लिंक है। इस नोट्स को बनाने में बहुत मेहनत जाती है, तो आपको अच्छा है मिल रहा है ये सब, तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाओ और पढ़ो अच्छे से और शेयर भी करो। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। एक्चुअल मास ऑफ वन एटम 12 AMU। 1 AMU बोल तो 1 डिवाइडेड बाय एन ग्राम। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड आउट द नंबर, अरे वही तो है फाइंड, ये रिपीट हो गया शायद, सॉरी दिस इज रिपीटेड, ये रिपीट हो गया ये वाला पेज, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि आपको नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अगर मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल दिया हो, अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल दिया हो और उसका मॉलिक्यूलर मास दिया हो, है कि नहीं, मॉलिक्यूल है और उसका मॉलिक्यूलर मास है, आपको मालूम है उसका मॉलिक्यूलर मास, दैट इज मोलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आपको कहा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स। देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ सिखाता हूँ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। देखो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास एटम का हो सकता है, मॉलिक्यूल का हो सकता है, किसका भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर आपको कहा गया हो अगर मान लो आपको 54 ग्राम्स वाटर दिया हो और आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन इट, मतलब इस 54 ग्राम में कितना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट क्या है 54 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या होता है पानी का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास नहीं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास क्या होता है, ये होता है 18। तो ये कितना हो जाएगा 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54। तो कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 3। अब आ जाओ यहाँ, अगर आपको किसी का भी मास दिया हो, आपको किसी का भी अगर मास दिया और अगर आपको मोल्स निकालने, तो आप मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास से डिवाइड कर दोगे। जैसे हमने यहाँ डिवाइड किया ना, ये गिवन वेट था, हमने मोलर मास से डिवाइड किया तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, ठीक है। तो ये हमें मिल गया नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें मोल्स के आगे मॉलिक्यूल में जाना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। जैसे मान लो हमें पता है एक मोल में, जैसे एक मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, इतने वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। जैसे मान लो अगर मुझे कहा गया 3 मोल NaCl में कितने NaCl हो गए, वो हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल NaCl तो मल्टीप्लाई बाय 3 मोल का है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 नंबर ऑफ NaCl होगा 3 मोल NaCl में, ठीक है। तो जब भी आपको मोल्स दियो, जैसे 3 मोल है तो मल्टीप्लाई बाय Na कर दोगे तो आपको मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। अभी हम यहाँ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, केस 1 इज फॉर मॉलिक्यूल। तो अगर हमें कहा गया, हमें पता चल गया कि हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमें बोला गया कि जैसे वाटर में हमें बोला गया कि वाटर में H2 के कितने एटम हैं, तो H2 के कितने एटम में, देखो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी क्या है, ये जो नीचे लिखा है ना H2O, ये जो 2 है ये इसकी एटॉमिसिटी हो गई, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 1 हो गई। अगर हमें कहा गया कि हाइड्रोजन की नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, तो हमें मॉलिक्यूल्स मिल गए। अब तो आप क्या करो, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे वाटर के केस में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा
अगर मुझे हाइड्रोजन निकालना हो, मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा अगर मुझे एटम निकालने हो। फिर एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, फिर उससे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मान लो हाइड्रोजन के केस में एक हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है कि नहीं, न्यूट्रॉन तो होते ही नहीं। तो एक से मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल जाएंगे, ये तो नहीं मिलेगा क्योंकि न्यूट्रॉन तो नहीं उठा हाइड्रोजन के केस में। अगर ऑक्सीजन है तो एटॉमिसिटी 1 होगी और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। एक एटम में कितना है, तो जैसे मान लो एक एटम में 10 प्रोटॉन है, तो 5 एटम में कितने हो गए, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्रोटॉन। बस यही है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। ये जो मैंने आपको टेबल बताया, ये जो टेबल है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये टेबल को याद रखना, ये सीरीज़ को याद रखना। और जब भी आपको उल्टा आना है, जैसे आपको ये दिए हो और आपको इससे गिवन मास पे आना है, तो आप मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी दिया हो तो डिवाइड एटॉमिसिटी कर देना। अगर मॉलिक्यूल से मोल पे जाना है तो डिवाइड बाय Na कर देना। मोल्स से गिवन मास पे जाना है तो मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कर देना या मॉलिक्यूलर मास कर देना। तो उल्टा कर देना जब आप रिवर्स ऑर्डर में आओगे, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देके रखा है, हमें 56 ग्राम N2 देखे रखिए। हमें पूछा गया नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन वेट है 56, मोलर मास है 28। N2 का, एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया, ये 2 मोल्स। तो आ गए मोल्स। अब मोल्स से मॉलिक्यूल पे जाना है, तो मोल्स से मॉलिक्यूल पे जाने का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे निकालोगे, मोल्स में Na मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल मिल जाएगा। हमने यहाँ करा था ना, मोल्स में Na मल्टीप्लाई करने पे मॉलिक्यूल आ जाता है, वही है। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो तो क्या करोगे आप, एटॉमिसिटी, इसकी एटॉमिसिटी क्या है 2, तो नाइट्रोजन के कितने एटम आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितने हो जाएंगे 4 Na एटम्स। अब हमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन निकालो, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एटॉमिसिटी पता चले गई। अब हम पता करेंगे कि एक नाइट्रोजन में, N2 में नहीं, नाइट्रोजन में कितने हैं। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 7 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, और 7 न्यूट्रॉन है। तो एक में इतने हैं तो मल्टीप्लाई बाय कितने एटम्स है, ये 4 Na एटम्स है नाइट्रोजन के, N2 के, तो मल्टीप्लाई कर दो। एटम्स ऑफ N एटम्स निकालने हैं ना हमें, कितने एटम्स है इसके, N के कितने एटम्स है, इतने, तो मल्टीप्लाई बाय Na, 4 Na मल्टीप्लाई बाय 7, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स है किसमें, 56 ग्राम ऑफ N2 पे। तो आप सीरीज देख रहे हो, पहले आपके पास गिवन वेट था, गिवन वेट से आप गए मोल पे, मोल से आप गए मॉलिक्यूलर मास पे, मॉलिक्यूलर मास से आप गए नंबर ऑफ एटम्स पे, और नंबर ऑफ एटम्स से आप गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, ठीक है। चलो सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम इज 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, ठीक है, इन वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हमें ये देखे रखा है दैट कैलकुलेट द वेट ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कितना दिया है, 12.04 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का वेट निकालो। अब हम रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं। पहले हम क्या करते थे, वेट से मोल, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम। अब हम मॉलिक्यूल से मोल पे आएंगे, फिर मोल्स से एटम पे आएंगे। तो क्या करेंगे हम, जब हम मोल से, देखो अभी हमें यहाँ से यहाँ आना है,
तो अब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे और इससे डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर पे आ रहे हैं। तो कर लो फिर, लेकिन उससे पहले आपको मोलर मास पता होना चाहिए। Na की तो वैल्यू हमें पता ही है, मोलर मास। तो हमें सबसे पहले इसका मोलर मास, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास आना चाहिए। मोलर मास, ओके, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो कैल्शियम का मोलर मास क्या होता है, कैल्शियम का मोलर मास होता है 40। कितना होता है, 40, ठीक है। कार्बन का कितना होता है, 12 है कि नहीं, 12। और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है हमारे पास कितना, 16। 3 का होगा मल्टीप्लाई बाय 3, इट इज़ इक्वल टू 48। तो ओवरऑल कितना हो गई, इन तीनों का ऐड करोगे आप, जब तीनों को ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 ग्राम। ये इतने ग्राम, ये इतने ग्राम और ये इतने ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, 100 ग्राम्स, ठीक है, 100 ग्राम्स। सो कैलकुलेट द वेट ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमें निकालना है मॉलिक्यूल से मोल। सो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल, मॉलिक्यूल से मोल पे जाना है ना, तो आप क्या करोगे, Na से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बाय Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर। सो एवोगैड्रोस नंबर से आप डिवाइड करोगे तो कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास, 12.04 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय Na क्या होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। तो इससे हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है कि नहीं, ये आ जाएगा। तो क्या आई वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स की, सो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 0.2 मोल्स। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब आपके पास मोल्स आ गए, तो देखो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। मॉलिक्यूल से मोल पे आए कैसे, डिवाइड बाय Na करके। अब मोल से गिवन मास पे आएंगे। देखो मोल का फॉर्मूला हमें पता है, देखो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर, दूसरा कलर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास, सो नंबर ऑफ मोल्स है 0.2, गिवन वेट कितना है हमारे पास, गिवन वेट हमें निकालना है, मतलब गिवन वेट हमें निकालना है, और मोलर मास कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का, 100 ग्राम्स। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो वेट ऑफ 12.04 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 20 ग्राम्स। हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 20 ग्राम। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इससे 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आंसर है। तो फिर से हम देखते क्या है, हमें पूछा गया था कैलकुलेट द वेट ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले हमें मोलर मास पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का, हमने निकाला 100, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12, O3 का 16 मल्टीप्लाई बाय, हाँ 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो गया 48 डिवाइडेड बाय, हमने क्या करा, हमें पता चला कि मॉलिक्यूल्स से मोल पे जाना पड़ेगा, तो मोल पे जाने के लिए हमने Na से डिवाइड करा, तो नंबर ऑफ मोल्स पता चले हमें। फिर मोल्स पता चलने के बाद हमें मोल्स से गिवन वेट पे आना था, तो हमने मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारे पास आ गया हमारे पास 20 ग्राम। तो इतना इजीली है ये आपको लग रहा बड़ा होगा, बट 2 मिनट में दिमाग में सॉल्व होता है। ये कैसा करना है मालूम क्या करो, जैसे मॉलिक्यूल दिखे Na से डिवाइड कर दो, फिर मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कर दो, आ गया आंसर। इतना कुछ था ही नहीं। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है दैट
फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें 3 चीज़ें देखे रखी हैं, 3-4 क्वेश्चन है। जैसे हमें बोला गया है कि इसमें 15.8 ग्राम KMnO4, 18 ग्राम्स ऑफ यूरिया एंड 2.4 ग्राम्स ऑफ O3, इन सब में हमें बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो कैलकुलेट कर लेंगे भैया, बहुत इजीली हो जाएगा। चलो आओ, सबसे पहले हमें कहा गया है कि 15.8 ग्राम KMnO4 में हमें नंबर ऑफ मोल्स बताओ। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो KMnO4 का मोलर मास क्या होगा, देखो मोलर मास ऑफ KMnO4 इज 158, इसको याद रखना। KMnO4 का मोलर मास होता है 158, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, 15.8 डिवाइडेड बाय 158 इज इक्वल टू 0.1 मोल्स। कितने हो जाएंगे, 0.1 मोल्स। अब हमें कहा गया कि 18 ग्राम यूरिया। पहली बात तो यूरिया क्या होता है, यूरिया होता है NH2CONH2। क्या होता है यूरिया, यूरिया इज NH2CONH2, या कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे लिखा होता है मालूम क्या, CH4N2O, ये भी यूरिया होता है, ठीक है। तो देखो C है, 4 H है तो CH4, और 2 N है तो N2 और फिर O, तो CH4N2O या NH2CONH2। तो 18 ग्राम्स ऑफ यूरिया, तो 18 ग्राम्स ऑफ यूरिया हमें दे के रखा है। तो यूरिया का वेट कितना होता है ये याद रखना है, यूरिया का वेट होता है 60 ग्राम्स। कितना होता है, 60 ग्राम। मोलर मास, इसका मोलर मास होता है 16 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 18 डिवाइडेड बाय 60, तो 80 डिवाइडेड बाय 60 मोल्स। अब आप इसको कैलकुलेट करने का कुछ पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा। तो 18 डिवाइडेड बाय 60 मोल्स हो गए, ठीक है। अब हमें कहा गया कि 2.4 ग्राम O3 में हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होगा 2.4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O3। देखो एक O का मोलर मास होता है 16, एक O का मोलर मास होता है 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 O है तो कितना हो जाएगा 48। तो 48 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 मोल्स। ये कैलकुलेट कर लेना आप, जब आपके पास बहुत सारा समय होगा एग्ज़ाम के बाद तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना। कॉन्सेप्ट आप अभी सीखो, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी सीखो, कैलकुलेशन भी फास्ट करो। मैं आपको कैलकुलेट आप खुद कर सकते हो, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए आया हूँ, ठीक है। अब आपके पास दिया है 1.6 किलोग्राम, पहले किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो तो ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ SO2, ठीक है। तो हमें कहा गया है कि हमें निकालना है इसके नंबर ऑफ मोल्स। तो SO2 का मोलर मास क्या होता है, SO2 का मोलर मास होता है हमारे पास 64। कितना होता है 64, क्योंकि सल्फर होता है 32 तो ये हो गया 64। सल्फर का होता है 32 और इसका होता है 16 और 2 ऑक्सीजन है तो ये हो गया 64। तो डिवाइडेड बाय 64 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25 मोल। तो समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखे रखा है कि हमने मोल्स निकालना तो सीखे, मास निकालो। तो मास कैसे निकालोगे, देखो हमें देके रखा है कि 0.25 मोल्स ऑफ हीलियम हमें देके रखा है और हमें गिवन वेट निकालना है। तो गिवन वेट कैसे निकालोगे, तो मोल्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट या गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। सो मोलर मास ऑफ हीलियम क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स हमें मास गिवन वेट या गिवन मास बताएगा। तो 0.25 में हमने 4 को मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया हमारे पास 1 ग्राम। कितना आ गया आंसर हमारे पास 1 ग्राम, ठीक है। तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आपको 1 ग्राम हीलियम मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास देखे रखा है 5 मिली मोल्स ऑफ CO2 देखे रखा है। तो इसका मास बताओ और केजी में आंसर बताओ बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिली मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करते, तो मिली को कितना लिख दोगे आप 10⁻³
मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो मोलर मास ऑफ CO2 इज 44, तो 44 मल्टीप्लाई बाय मोल्स गिव यू गिवन वेट या गिवन मास, तो ये आ जाएगा 0.22 ग्राम। बट हमें किलो में कन्वर्ट करना है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो आप समझ गए ये कैसा करना है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। देखो किलो क्या होता है, किलो होता है 10⁻³ है कि नहीं। जब किलो क्या होता है, अगर हमें इसे ग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो हम 0.22 इंटू 10⁻³ को मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करते तो हमें ग्राम्स में आंसर मिल जाएगा। तो -3 + 3 क्या हो जाएगा 0, है कि नहीं। 10⁻0 और 10⁻0 होता है 1, तो हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया 0.2 ग्राम। देखो फिर से ग्राम में आ गया। फिर इसे किलो में कन्वर्ट करना है तो फिर 10⁻³ और किलो से फिर ग्राम में करना है तो 10। तो इस तरह की आप जो है प्रक्रिया कर सकते हैं। चलो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम, किसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। 16 ग्राम ऑफ O के पास, या 16 ग्राम ऑफ O2 के पास, या 16 ग्राम ऑफ O3 के पास, या सबके पास जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम है। तो हमारा सीरियल कैसा था, गिवन वेट से मोल पे जाना, मोल से मॉलिक्यूल पे जाना, फिर मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई करके एटम्स पे जाना, ठीक है। तो वही करेंगे हम। सबसे पहले हम सबको हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मान लो 16 ग्राम हमें O दे के रखा है, 16 ग्राम O में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो 16 ग्राम O पे हमें सबसे पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। सो मोलर वेट ऑफ दिस इज कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 32, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मोल। चलो तो 0.5 मोल है किसके, O के, नहीं 0.5 नहीं भैया, 1 सेकेंड ना, 32 कैसा होगा, 32 नहीं होगा, O का 16 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 मोल है। चलो ये तो हो गया हमारा A सॉल्व। चलो आ जाते B पे। 16 ग्राम O2, 16 ग्राम O2, तो 16 ग्राम O2 है तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, हाँ मोलर मास, तो इस पे कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए, इसके पास हो गए 0.5 मोल। अच्छा सी पे आ जाते हैं, इसके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 16 ग्राम O3 के पास कितने नंबर ऑफ मोल हो गए, 16 डिवाइडेड बाय 48। देखो 16 एक O का रहता है मास, तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 48, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1 डिवाइडेड बाय 3 मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं। अच्छा 0.5 को हम थोड़ा सा 1/2 लिख देते, ज़्यादा अच्छा लगेगा दिखने में, 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हमने मोल्स निकाल लिए। अब मोल्स से मॉलिक्यूल पे जाना है तो Na से मल्टीप्लाई करोगे। सो मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, A वाले में, तो A वाले में 1 मोल है। अब मैं पूरा 16 ग्राम O नहीं लिखूँगा, 1 मोल मल्टीप्लाई बाय Na। अच्छा B वाले में कितना होगा, B वाले में भी 1/2 मल्टीप्लाई बाय Na। C में क्या होगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय Na। तो ये क्या आ गए हमारे पास, ये आ गए इतने मॉलिक्यूल्स, है कि नहीं, मॉलिक्यूल्स। अब हमें निकालना है एटम। तो एटम निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई करोगे। तो अब ये मॉलिक्यूल्स को मैं हटा देता हूँ, सीधा एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करूँगा। तो एटॉमिसिटी क्या होगी ए वाले की, ए में सिर्फ O है तो इसके पास सिर्फ 1 O है, तो मल्टीप्लाई बाय 1,
इसके पास क्या है 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो सबके पास एटम कितने हो गए, सबके पास Na एटम्स हो गए, Na एटम्स, Na एटम, इसके पास भी कितना होगा Na एटम ऑफ O, दैट इज ऑक्सीजन के कितने एटम है Na एटम। तो सबके पास नंबर ऑफ एटम सेम हो गए, तो हम कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। वो बस एक सीरीज याद रख लेना आप, वो सीरीज से सारे क्वेश्चंस आपके जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो ये तरीका हो गया, मोल निकाला, मॉलिक्यूल निकाला, मॉलिक्यूल के बाद एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके एटम निकाल दिया। तो किसके पास सबसे ज़्यादा एटम है, सबके पास सबसे ज़्यादा एटम है। जब भी ऐसा केस रहा ना, जैसे एक और क्वेश्चन है ये, अभी आप सॉल्व करके देख लेना, दैट नंबर ऑफ एटम्स किस में ज़्यादा होगे, 14 ग्राम N में या 14 ग्राम N2 पे। आंसर है बोथ 14 ग्राम N। क्यों, जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर भी सेम ही आएगा। एटम्स से जैसे आपको क्वेश्चन दे के रखा है 12 ग्राम क्या बोलूं, 12 ग्राम H दे के रखा है, 12 ग्राम H2 दे के रखा है, या 12 ग्राम H3 जैसा चीज़ नहीं होता लेकिन H3 देख रहा है, इन सब में सेम नंबर ऑफ एटम्स हो गए, तो एटम के नंबर सेम हो गया ऐसे केसेस में। ये केसेस याद रखना, ठीक है, बाकी आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। अब इसी के साथ हमारी 1 घंटे की क्लास हो गई। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है हमारा पहला पार्ट हो गया अपलोड, ये था दूसरा पार्ट, पार्ट 2 इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड, पार्ट 2 इज़ कम्प्लीटेड। अब छोटी छोटी वीडियोस आएंगी ताकि आप जो है रिवाइज कर पाए, फिर नेक्स्ट क्लास में आ पाए, नहीं तो बहुत बर्डन हो जाएगा। पार्ट 2 कंप्लीटेड, ठीक है, तो इसको जल्दी से कंप्लीट कर लो और पहले पार्ट को भी रिवाइज कर लो, दोनों को 5 टाइम रिवाइज कर लो, है कि नहीं। अब आपके डेली लेक्चर्स आते रहेंगे तो पार्ट्स में आएंगे तो आपको भी ईजी होगा, ठीक है। तो पार्ट 2 तो हो गया कंप्लीट। अब हम इस चैप्टर को 6 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, मैं सोच रहा हूँ ऐसा। 1-1 घंटे के लेक्चर्स आएंगे, 1-1 घंटे में हम जो है पार्ट्स आएंगे, 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। तो 6 पार्ट्स में इसको कंप्लीट करेंगे, मैं सोच रहा हूँ। तो हार नहीं मानना है। देखो पहले पार्ट में सबसे ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, फिर ये व्यूज़ का अमाउंट कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे लास्ट तक आए तक हार मान जाते हैं। यहाँ जो पहुँच जाते हैं, देखो पिरामिड आप देखते हो, पिरामिड कुछ इस तरह का होता है पिरामिड। तो ये सक्सेस का पाथ है, ये सक्सेस का पाथ है। शुरुआत तो बहुत लोग करते, देखो शुरू में आपको बहुत लोग देखने को मिलेंगे। देखो जैसे शुरू में ये 2-3 है कि नहीं, शुरू में तो आपको बहुत लोग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, है कि नहीं। दूसरे कलर से बनाता हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, है कि नहीं। यहाँ तो बहुत एकदम भीड़, शुरू तो बहुत लोग करते, है कि नहीं, शुरू तो बहुत लोग करते। फिर इसका अमाउंट जो है घट जाता है, फिर इसका अमाउंट और घट जाता है, फिर इसका अमाउंट और घट जाता है, फिर और घट के यहाँ जो खड़े हो पाते हैं ना, वही सक्सेसफुल इंसान होता है। और वो सिर्फ एक ही होता है या कम होते चुनिंदा लोग। तो आपको इस कैटेगरी में आना है। ये जो लास्ट तक जो टिका रहेगा ना, वही मार्केट में टिकेगा। ये सब गेट आउट हो जाएंगे आप, ये सब मार्केट से गेट आउट हो जाएंगे। ये यहाँ पर जो पहुँचा वो टिकेगा मार्केट में। तो आपको इस मार्केट में टिकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी। सब स्टार्ट करते, शुरू में व्यूज़ बहुत आएंगे, पहले पार्ट को 100 लोग, दूसरे पार्ट को सीधा घट के 50 लोग, तीसरे पार्ट को सिर्फ 10 लोग देखेंगे, फिर लास्ट में सिर्फ 1-2 लोग ही बचते। ये जो कर लिया वो पहुंचेगा। तो इसी के साथ ये क्लास एंड होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल कमेंट सेक्शन में। और हाँ, पढ़ते हो ना तो कमेंट भी किया करो और लाइक भी किया करो। और कमेंट तो लाइक मत करो, कमेंट तो ज़रूर करो,
कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता चलता है कि बच्चों का रिस्पांस कैसा है, और जो चैप्टर चाहिए वो लिखते जाओ कमेंट में कि अभी इस चैप्टर की ज़्यादा डिमांड है, तो मैं वो चैप्टर आपके लिए डाल दिया करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से बने रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कंसिस्टेंट रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।